आज का ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चीजें बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बट उसके साथ कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा, कुछ रिज्यूमे के, कुछ सीवी रिज्यूमे जिसे आप कहते हो, इनके फॉर्मेट्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, आप ऑलरेडी आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, या फिर अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम जॉब में अप्लाई करने जा रहे हो, दोनों के हिसाब से फॉर्मेट क्या कुछ होना चाहिए। एचआर का फेवरेट क्या फॉर्मेट है, एचआर किन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके तरफ से रिकमेंडेड फॉर्मेट क्या होता है, क्या इन्हें चाहिए, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने बेसिक कुछ गलतियों के साथ। पहले गलतियां समझ लेते हैं, लोग करते क्या है, फिर उसके बाद सही फॉर्मेट क्या लिखने का वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने सीवी रिज्यूमे के ऊपर एक बेसिक डिसेंट फॉर्मेट, ठीक है, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा नहीं रखना है, फॉन्ट साइज बहुत छोटा भी नहीं रखना है। आप अराउंड 12 to 14 साइज का भी अगर फॉन्ट साइज रखते हो, 12 to 16 के आसपास काफी है। 20, 22 इतने बड़े फॉन्ट साइज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके साथ अभी यहां पर एक फॉर्मेट शेयर किया जा रहा होगा, इसमें आप कुछ चीजें देख सकते हो। ये हालांकि हमारे पास अभी उन लोगों के लिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी कॉलेज के अंदर है, फ्रेशर है, अभी अप्लाई करने जा रहे हैं अपने पहले जॉब के लिए, तो उस हिसाब से फॉर्मेट क्या कुछ होना चाहिए। आप पहले तो ये देखो कि इसके अंदर कुछ चीजें आप नोटिस करोगे कि यहां पर कोई इमेजेस आपको नहीं दिख रहे, ना तो कोई स्टूडेंट का फोटो दिख रहा है, कोई प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे कुछ रिज्यूमे देखने जाओ, मैक्सिमम ऑफ द केस में कोई प्रोफाइल फोटो आपका दिखता है। पहले आप एक मिस्टेक वाला आप एक रिज्यूमे देख लो, जिसके अंदर आप देखोगे 2 कॉलम में चीजें, एक ब्लू कलर की पट्टी होगी बड़ी सी, फिर उसके बाद कुछ फोटोज, प्रोफाइल फोटोज भी लोग अटैच करते हैं। तो 2 कॉलम्स में देखो, हमें आज की डेट में एक ऐसा रिज्यूमे नहीं रखना है जो कि दिखने में बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव हो। देखो, डिजाइन का अगर आपका काम है तो उसके लिए बड़े बड़े डिजाइनर्स बैठे हैं। सीवी रिज्यूमे हमारा एक ऑफिशियल फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जहां पर हम अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें फॉर्मल तरीके में चीजें लिखते हैं एक पेज के अंदर। खासकर रिज्यूमे में सीवी हमारा एक अलग पर्पज से होता है, लेकिन आमतौर पर अगर जॉब अप्लाई करने के लिए बात कर लो तो बहुत सारे लोग इसे रिज्यूमे या फिर कई बार सीवी के नाम से भी एड्रेस करते हैं। लेकिन जॉब एप्लीकेशन के लिए आपका मोस्ट स्पेसिफिक नाम रिज्यूमे है। अब रिज्यूमे क्या होता है, सीवी क्या होता है, बायोडेटा क्या होता है, इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए, तीनों में क्या अंतर है, कब किस सिचुएशन में हम किसे यूज करते हैं, किसे लिखने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बोलोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में बात कर लें तो नॉर्मल कैजुअल टर्म्स में जब जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम रिज्यूमे या फिर इसे सीवी के नाम से भी एड्रेस करते थे, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली इसका फॉर्मल नाम रिज्यूमे है, ठीक है, जिसका फॉर्मेट है कि एक पेज से ज्यादा का रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 पेज भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 पेज, उससे ज्यादा नहीं। बट जो रिकमेंडेड है, एचआर का फॉर्मेट, फेवरेट फॉर्मेट है, वो एक सिंगल पेजर रिज्यूमे ही होता है। अब लोग कहते हैं भैया कि क्या हो अगर हमारे पास इतने सारे डिटेल्स लिखने के लिए हैं कि वो एक पेज में अट ही ना पाए, तो हम एक पेज के अंदर अपने बारे में जो सबसे बेस्ट चीजें वही लिखते हैं, जिसके अंदर आपका सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सबसे पहले ऊपर आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए कुछ फॉर्मेट अभी शेयर कर रहा हूं जो कि हमारे जिनके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पहले उनके लिए बात कर ले। तो आपका नाम होगा, आपके बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो किस कॉलेज के किस ब्रांच वगैरह के स्टूडेंट हो, कौन सी डिग्री कर रहे हो वो लिख सकते हो। और बाकी एक साइड में ऊपर में ही अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, अपना लिंक्डइन, आज की डेट में तो लिंक्डइन प्रोफेशनल पर्सन का स्पेस है ही है, तो एक लिंक्डइन आपका जो यूआरएल है वो आप अटैच कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप कोडिंग या किस इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के लिए आप लिख रहे हो तो यहां पर आप अपने गिटहब यूआरएल भी डाल सकते हो, क्योंकि कई लोग गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स पब्लिश करके रखते हैं, ठीक है। गिटहब यूआरएल अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर कोडिंग वगैरह जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, गिटहब पे कोई ऐसा आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो गिटहब आप स्किप कर सकते हो। लेकिन लिंक्डइन, ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर, ये 3 चीजें जरूर से जरूर दीजिए, ताकि अगर कंपनी को कभी आप तक रीच आउट करना हो तो ये तीनों माध्यम भी कंपनी के पास हों। नेक्स्ट अगर आप चलते हो तो उसके नीचे आप 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक होता है एजुकेशनल डिटेल्स, दूसरा है आपके पास एक्सपीरियंस, जॉब, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, तीसरा है आपके पास स्किल। अब इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर देखो कंपनी के ऊपर है। अब देखो, सबसे पहले एक एचआर को कन्विंस करने के लिए आप क्या करोगे,
आप तो यही चाहोगे ना जो सबसे क्रूशियल डिटेल। सबसे पहले तो एचआर कोई नीचे से देखना है, बीच से पढ़ना कोई भी चालू नहीं करता किसी भी डॉक्यूमेंट को, सबसे पहले ऊपर से। तो ऊपर जितने भी हमारे क्रूशियल डिटेल्स है सबसे पहले ऊपर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, जो सबसे प्रोमिनेंट है उसे हम सबसे ऊपर रखेंगे। अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आप अपने पहले एजुकेशनल डिटेल्स लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो, इंटर्नशिप्स लिख सकते हो, और उसके बाद स्किल सेट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपने प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स कर रखे हैं उससे कहीं ज्यादा आपने स्किल्स सीख रखे, तो स्किल्स को इसके ऊपर रख सकते हो। तो तीन चीजें हैं, एजुकेशनल डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस जिसके अंदर आप अगर कुछ जॉब कर रखे हो, कुछ इंटर्नशिप कर रखे हो वो चीजें, और मतलब जॉब मतलब उन लोगों के लिए भी जो अभी कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, पहले ऑलरेडी कहीं काम कर रहे थे अभी कहीं दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपका एक्सपीरियंस, पहले एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस, और उसके बाद आपके स्किल्स। तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है भैया, जो आप तीनों में से जो आपको लग रहा है कि ये मुझे और ज्यादा हाईलाइट कर सकता है किसी के सामने, अगर आप मान लेते हैं किसी बहुत बड़े आईआईटी आईआईएम वगैरह के स्टूडेंट हो, ये एजुकेशनल डिटेल आपके लिए लगता है आपको सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर है, इसे आप सबसे ऊपर रख सकते हो। फिर उसके बाद जहां जहां आपने इंटर्नशिप या कुछ जॉब कर रखा है वो चीजें आप लिखो। फिर उसके बाद आपके पास अगर कुछ स्किल सेट्स है वो लिखो। लेकिन अगर आपको लगता है भैया कि जो मैंने इंटर्नशिप किया है वो बहुत बड़े किसी एमएनसी में काम मैंने कर रखा है, मानते गूगल वगैरह में मैंने काम कर रखा है, वो मेरे लिए बहुत हाईलाइटिंग फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि गूगल में काम करने के बाद लोग कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे, जीवन भर तो गूगल में नहीं बैठे रह सकते, कहीं और बेटर पैकेज मिल रहा है, तो वो चीजें हो सकता है। पहले लिखो एक्सपीरियंस में, ठीक है, एक्सपीरियंस में आप उसे पहले लिख सकते हो। अब एक्सपीरियंस का भी लिखने का तरीका होता है, उसके ऊपर हम आएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल अगर बात कर लें, अगर आपको लगता है भैया इंटर्नशिप मैंने किया है लेकिन उतना बढ़िया नहीं किया है, फिर प्रोजेक्ट्स मैंने उतने बढ़िया नहीं किए हैं, लेकिन स्किल्स जो मेरे पास है वो बहुत ज्यादा, तो स्किल सेट्स को आप पहले लिख सकते हो। और इन सभी से ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्टिव लिखने का मन हो, ठीक है, तब आप लिखो, वरना छोड़ सकते हो। अब मैं जो जो बोलूंगा आज की इस वीडियो में कि जो ऑप्शनल है, लिखने का मन हो तो लिखो वरना छोड़ सकते हो, वो तब लिखिए जब आपके पास वो एक पेज भी ना भर रहा हो। तो एक पेज को भरने के लिए आप ये चीजें लिख सकते हो, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि एक पेज से भी हमारा ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, तो जो ऑप्शनल बोल रहा हो आप उसे हटा सकते हो। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव को हम बहुत सिंपल 1 से 2 लाइन के अंदर लिखते हैं कि मेरे पास ये स्किल सेट्स हैं, इस डोमेन में मेरे पास इंटरेस्ट है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब एंड इंटर्नशिप्स इन दिस डोमेन, ठीक है। तो वो चीजें आप लिख सकते हो, चाहो तो अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर, एम के अंदर, उसके बाद आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्किल सेट्स। अब इसका अरेंजमेंट आपके ऊपर रहेगा कि आपके पास क्या चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट तौर पे हैं। एजुकेशनल डिटेल्स चाहो तो आप एक टैबुलर फॉर्मेट में भी रख सकते हो। आप अपना पहले अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल्स, अंडर ग्रेजुएशन किए हो तो अंडर ग्रेजुएशन, उसके बाद क्लास 12, उसके बाद क्लास 10, ठीक है। इस तरीके से आप एक टैबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो, वरना फिर एक पॉइंट बाय पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन यहां रिकमेंडेड है एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आप लिखते हो भैया किस ईयर में किया आपने, कौन सा एग्जाम था, जैसे क्लास 10 था तो आपका आईसीएसई बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, किस स्कूल से किए हो, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। तो अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो बहुत सारा पेज ऐसे ही भर जाएगा। तो इसे टैबुलर फॉर्मेट में अगर रखते हो, टेबल के फॉर्मेट में, तो चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेंगी, बहुत सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा और डिटेल्स आपके ऑर्गेनाइज तौर पर दिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चलते हो तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो, देन मैं बोलूंगा सिर्फ आपके पास अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो आपके पास डिटेल्स है सिर्फ वही लिखिए। क्लास 10 या 12 का आप तभी लिखो, ये ऑप्शनल है आपके लिए, जब आपको लगता है बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई परसेंटेज आपके पास बन गया था। वरना कोई रिक्रूटर क्लास 10 एंड 12 के परसेंटेज में यूजुअली इंटरेस्टेड नहीं होगा अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस के साथ कहीं किसी कंपनी में जा रहे हो। फिर वही बात, अगर पेज नहीं भर रहा तो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो एक्सपीरियंस में कैसे लिखना है, तो एक्सपीरियंस में अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें होती है, डेट वाइज अरेंज्ड होती है। जो आप भी आपने सबसे लेटेस्ट किया उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद वाली चीजें नीचे, उसके बाद वाली चीजें नीचे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, क्योंकि यूजुअली होता भी यही है ना कि जो सबसे बाद में, सबसे पहले हमने किया था वो उतना बढ़िया नहीं हो सकता, फिर अगले कंपनी में जब जो इससे जस्ट बाद हमने ज्वाइन किया, जो इसके ऊपर हम लिखेंगे वो थोड़ा और बेहतर कंपनी मिलता तो ही हम जाते हैं।
इससे कुछ बेहतर मिला तो ही हम इसके बाद गए, तो सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा मेरे प्रोफाइल में। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो दिमाग में चलता ही है कि ठीक है ये जो सबसे ऊपर है इन्होंने अभी सबसे लेटेस्ट किया है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बट सिर्फ ऐसा दिमाग में रखते हुए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, सिर्फ ये अज्यूम करके हम सिर्फ ये लिखते नहीं जा सकते। आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हो भैया कि हमारा क्या हमने किया है, और राइट हैंड साइड पे उस प्रोजेक्ट या फिर एक्सपीरियंस या फिर जॉब इंटर्नशिप के बगल में लिखते हो कि किस ईयर के किस मंथ से लेके, सपोज करो जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक हमने ये काम किया है, 1 साल हमारा इस फील्ड में एक्सपीरियंस था। उसके जस्ट नीचे आप लिख सकते हो अपने डेट या ईयर के नीचे कि ये जॉब रिमोट था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, क्या था। ठीक है, ताकि रिक्रूटर को जितने ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स मिल सके आपके बारे में मिल जाए। उसके बाद जो एक्सपीरियंस लिखने का तरीका होता है वो ये होता है भैया कि कंपनी का नाम लिखते हैं, सबसे पहले पॉइंट डालोगे, कंपनी का नाम लिखोगे, उसके नीचे आप उस कंपनी में किस पोजीशन पे थे, आप काम क्या कर रहे थे, उसे 2-4 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आपकी जॉब रोल क्या थी, या फिर इंटर्नशिप कर रहे थे तो जॉब आपका इंटर्नशिप में काम क्या था, वो डोमेन का नाम लिखोगे। फिर अगर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे तो प्रोजेक्ट का नाम, और उसके नीचे आपका आएगा कि भैया प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कर रहे थे। लेकिन प्रोजेक्ट का एक अलग से कॉलम बनेगा, एक्सपीरियंस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब या फिर इंटर्नशिप डालते हो। ठीक है, तो फिर से आपके कंपनी का नाम, उसके नीचे किस पोस्ट पे थे, क्या आपका जॉब रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, और उसके नीचे एक लाइन में, देखो कितना ज्यादा से ज्यादा छोटा आप लिख सकते हो, 1 से 2 लाइन के अंदर मैक्स टू मैक्स, उस कंपनी के अंदर आपने काम क्या किया, 1-2 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हो कि आपका काम क्या था। ठीक है, आप कंपनी में किस चीज को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद आपने किन किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया, और कंपनी के आप जिस चीज में भी आप हेल्प कर रहे थे कंपनी का, आपने कितना उस चीज में बेनिफिट कंपनी को लाकर दिया, फाइनल रिजल्ट्स क्या थे, नंबर्स चाहिए यहां पे। क्योंकि देखो जो भी चीजें आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी टेक्स्ट बेस्ड चीजें हैं आपके फॉर्मेट में, उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होकर चीजें आती है। तो नंबर्स जितने आपके दिखेंगे उतना ज्यादा चीजें ऑथेंटिक लगती हैं। ठीक है, तो नंबर्स में रिजल्ट शो कर सकते हो। सपोज करो आप किसी XYZ कंपनी में थे, ऑन सम ABC पोस्ट, ABC आप डोमेन के लिए काम कर रहे थे, उसके नीचे लिख सकते हो कि आई वॉज सपोर्टिंग दिस टीम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वर्कड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज एंड इंप्रूव्ड दिस KPI मतलब की परफॉर्मिंग इंडेक्स, जो आपके लिए सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर था, पैरामीटर था, जिसको आपने इंप्रूव किया। इंप्रूव दिस KPI फ्रॉम दिस टू दिस, सपोज करो फ्रॉम इंक्रीज्ड 76% टू 95% इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स। इस तरीके की चीजें आप एक शॉर्ट लाइन में लिख सकते हो। और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर उस कंपनी में आपने काम किया था, तो जो सबसे 2-3 अगर बहुत मानते आप 4-5 साल तक काम किए थे, तो 2-3 जो सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको 5, 10, 15 लिखने का मन है आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिर बाकी चीजें लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगा, तो हम उतने लिखते हैं जो सबसे हमारे पास हाईलाइटिंग है, जो हमारे प्रोफाइल को और एक सॉलिड बना दे। देखो अगर अपने प्रोफाइल के अंदर आप सारी चीजें लिखते हो, सॉलिड से सॉलिड चीजें भी और वीक से वीक चीजें भी, तो सॉलिड चीजें इंप्रेशन बना सकता है और वीक चीजें जस्ट न्यूट्रल रख सकती हैं। लेकिन सारे वीक चीजें हटा दो और हमें एक पेज के अंदर सारी चीजें फिट हो जा रही हैं, और जो इंप्रेशन बना है सिर्फ और सिर्फ अगर सॉलिड है, तो हमारे पास दिक्कत क्या है। तो इस तरीके से हम चीजें लिखते हैं। तो ऐसे ही आप सारे जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स लिखोगे। अगर कोई लगता है आपने प्रीवियसली अगर कोई बहुत बड़ा जॉब या इंटर्नशिप कर रखा है और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहा है, इसके बाद जो चीजें आपने की उससे भी काफी बड़ा, अगर आपने कुछ पास्ट में प्रीवियस कभी कर रखा है, चाहो तो उसे ऊपर लिख सकते हो, लेकिन हम आमतौर पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना ज्यादा सही समझते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो, एक्सपीरियंस के बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स लिख सकते हो। डिपेंड करता है, वही बात है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रोजेक्ट, आपका स्किल, चारों में से जो आपको जितना प्रोमिनेंट लग रहा है उस ऑर्डर में आप अरेंज करिए। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप समझो तो इसे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स को भी इसी तरीके से लिखना है कि हमने इस कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट किया, या फिर ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम था, उसके कॉलेज के अंदर भी किया तो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, हमने किस मंथ से लेके किस मंथ तक किस ईयर में काम किया है, और उसके बाद हमने क्या क्या चीजों पे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये हमारा KPI थे, यहां से यहां तक हमने इंप्रूव किया इन चीजों को, और
इस टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया, प्रॉपर एक एक टेक्नोलॉजी कैसे किया, क्या नहीं किया, हमारे पास क्या चैलेंजेस आए, सारी चीजें कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहां पर हम सिर्फ ब्रीफ में जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वो लिखते हैं। अब अगर हमारे रिक्रूटर को पढ़ के इंटरेस्ट आ रहा है तो कुछ चीजें रिज्यूमे के अलावा सामने इंटरव्यू में भी पूछने का मौका दो, क्योंकि सीवी रिज्यूमे आपके पास होता है, इंटरव्यूअर के पास है, कि आपने जो लिखा है उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लिखो उतना ही जितना आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद स्किल सेट्स आप लिख सकते हो। स्किल सेट ऐसा नहीं कि पॉइंट बाय पॉइंट मुझे एक्सेल भी आता है, मुझे पाइथन भी आता है, मुझे सी प्लस प्लस भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, इस तरीके से नहीं। अब यहाँ फॉर्मेट लिख सकते हो। पहले आप स्किल सेट्स एक सेक्शन बनेगा, उसके अंदर लिखो पहले लैंग्वेज। अगर कोडिंग का है तो लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है भैया, सी प्लस प्लस आता है, पाइथन आता है, ये सारी चीजें। कुछ टूल्स या सॉफ्टवेयर आते हैं तो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर के बाद लिख सकते हो भैया मुझे एक्सेल, कैनवा, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, ये सारी चीजें आती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, किसी अगर पर्टिकुलर कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग से, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो स्किल सेट्स के अंदर आप लिख सकते हो, बट फेक चीजें लिखने से अवॉइड करो। लिखो उतना ही जितना आप आंसर कर सकते हो सीवी रिज्यूमे के अंदर, क्योंकि जो लिखते हो उसके ऊपर ग्रिल डाउन किया जाएगा अगर कंपनी उस डोमेन की है। और सबसे बड़ी बात, जब हम ये बात कर रहे हैं, कभी भी रिज्यूमे को एक सिंगल रिज्यूमे हम सारे कंपनी के लिए नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हर कंपनी के लिए एक नया रिज्यूमे बनाएं। हम कुछ कैटेगरी, मतलब हर एक रिज्यूमे कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज के लिए बनाते हैं। हो सकता है आप डेटा एनालिसिस के अंदर भी हो सकता है आप सॉफ्टवेयर डोमेन के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोर जॉब्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर किसी डोमेन के लिए हम एक डिफरेंट सीवी बनाएंगे। और अगर कोई बहुत प्रोमिनेंट कंपनी, अगर आपको लगता है भैया सॉफ्टवेयर डोमेन की है लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर काम करती है और उस स्पेसिफिक फील्ड का भी मेरे पास इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट है, तो कस्टमाइज करो अपने सीवी रिज्यूमे को सिर्फ उसके हिसाब से। जितनी चीजें दिखे सिर्फ दिखे कि कंपनी को जिस चीज की काम है, मेरा पूरा रिज्यूमे, मेरा पूरा स्किल सेट्स, मेरा पूरा रिसर्च एक्सपीरियंस सब कुछ उसी डोमेन का है। इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप कॉलम बनाने से अवॉइड करो। एक सिंगल, अगर आप कॉलम के अंदर सारी चीजें लिख सकते हो वो चीजें उतनी ही ज्यादा सही है। अगर हम बात कर ले एक ओवरऑल फॉर्मल फॉर्मेट के हिसाब से भी, और दूसरी बात आज की डेट में आपके सीवी रिज्यूमे ह्यूमंस एचआर यूजुअली बहुत रेयरली पढ़ते हैं। मैक्सिमम केस में अगर बहुत बड़ी कंपनी है, अगर खासकर अगर ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो, देन सीवी या फिर रिज्यूमे एक एटीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर गुजरते हैं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका काम है कि कुछ रूल्स पे ट्रेंड होती है हमारे पास एटीएस। और जैसे कि हमारे पास चलो इस जॉब की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये स्किल सेट्स चाहिए, तो आपके रिज्यूमे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू होकर गुजरेंगे और देखा जाएगा कि आपके रिज्यूमे के ऊपर वो स्किल सेट्स लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं जिस डोमेन में कंपनी को रिक्वायरमेंट है। तो लिंक्डइन पे कभी पोस्टिंग देखोगे तो स्किल सेट्स भी लिखा रहता है कि ये स्किल सेट्स की हमें जरूरत है, रिज्यूमे के अंदर वो सारे कीवर्ड्स जरूर लिखे, वो और उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक अलग से कीवर्ड का सेक्शन बना दे और कीवर्ड्स सारे डाल दे, इसका मतलब ये नहीं है। आप जब अपना रिसर्च का एक्सपीरियंस लिख रहे हो, प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस लिख रहे हो, जॉब या इंटर्नशिप के बारे में कुछ लिख रहे हो, 1 से 2 लाइन में, वहां पर आप चीजें लिख सकते हो, ये टेक्नोलॉजी हमने काम की, उस टेक्नोलॉजी के अंदर स्किल सेट्स आ जाएगा। बाकी स्किल्स के लिए आप अलग से एक सेक्शन बना ही रहे हो, उसके अंदर वो चीजें लिख सकते हो। ठीक है, और इमेजेस वगैरह हम नहीं डालते क्योंकि इमेजेस एटीएस फ्रेंडली नहीं होती है। जितनी हमारे टेक्स्ट बेस्ड चीजें हो उतना बढ़िया है। इसके लिए अगर एक वेबसाइट का नाम बताऊं, ओवरलीफ, ओवर नॉर्मली जिसे हम ऊपर कहते हैं ओवर, वो वाला, और लीफ जो पेड़ का पत्ता होता है वो ओवरलीफ, इसे आप सर्च करोगे। ये हमारा एक लेटेक्स एडिटर है, यानी कि कोड कर करके हम यहाँ चीजें लिखते हैं, बट ये हमारा नॉर्मल लेटेक्स एडिटर नहीं है जिसमें हम कोड कर करके चीजें लिखते हैं। इसके बगल में आपको नॉर्मल जैसे एमएस वर्ड के अंदर चीजें होती है वो भी चीजें मिल जाएंगी, बट यहाँ पर आप देखोगे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तौर पे एमएस वर्ड के ऊपर जो आप बनाते हो उससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तौर पे यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे आपको फॉर्मल फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलते हैं, टेम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वाइडली यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एक लेटेक्स एडिटर में आप मार्जिन वगैरह सारी चीजें से ड्रैग करके एमएस वर्ड की तरह नहीं करते हो, मार्जिन मेजर करके 12 पिक्सल्स का मार्जिन देना, कितने पिक्सल्स का मार्जिन, सारी चीजें हम कर करके देते हैं। ठीक है, तो इससे होता यह है कि सारी चीजें हमारे प्रॉपरली एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती हैं। यहां पर अगर कोई जैसे अगर एक्सपीरियंस वाला हेडिंग लिख रहे हो तो एमएस वर्ड के अंदर सिंपली एक्सपीरियंस लिखोगे तो सिंपल एक्सपीरियंस है, बट एक लेटेक्स एडिटर के अंदर जब कोड के अंदर चीजें जाती है तो वो एक्सपीरियंस जहां बोल्ड तरीके से लिखोगे ना, वो एक हेडिंग के तौर पे शो किया जाता है, हेडिंग के एक टैग के अंदर होता है। तो एक एटीएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो ट्रैक कर लेता है कि अच्छा ये एक्सपीरियंस का कॉलम है, इसके अंदर ये हायरार्किकल तौर पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे, ये सारी चीजें वो ट्रैक कर सकता है। बाकी प्रॉपर एटीएस फ्रेंडली बनाना है तो आप सबसे पहले तो स्किल सेट्स लिखिए जो जिस भी डोमेन में आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
तो ये सारी कुछ चीजें हैं। लेकिन अगर अब कॉलेज के अंदर हो, आपके पास बहुत चीजें लिखने के लिए नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था, आपका नाम हो गया, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद अगर आप बात कर लो तो अगर कुछ स्किल सेट्स है वो लिख सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने कर रखा है वो कर सकते हो, इंटर्नशिप कर रखे हो वो भी लिख सकते, वो तो जरूर से जरूर लिखना है, जो हाईलाइटिंग फैक्टर्स है वो जरूर लिखना है। फिर उसके बाद स्किल सेट्स वगैरह तो हम लिख ही चुके हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं भैया अपना कुछ प्रोजेक्ट्स अगर कर रखे हो वो भी हमने लिख लिया। वापस से आपका नाम, कॉन्टैक्ट, अबाउट सेक्शन, अबाउट मी या फिर एम वगैरह लिखना है, वो ऑप्शनल है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, उसके बाद स्किल सेट्स, देन आप पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज लिख सकते हो, कॉलेज के अंदर आपने क्या क्या किया क्या क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास लिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, अभी आपके पास एक्सपीरियंस के तौर पे कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर आपने कितनी चीजें की उसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो भैया हमारे पास ये कुछ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे इस टीम के अंदर, मैं इस किसी एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट पोजीशन, कैप्टन के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे, इन सभी पोजीशंस पे था, वो चीजें एक लीडरशिप रोल को दर्शाती है। अगर कुछ सर्टिफिकेशंस कर सके करे हो सिर्फ रेलेवेंट वाले, कुछ ऐसे जेनरिक सर्टिफिकेशन जिनका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि सीवी मैंने बताया रेज्यूमे वो होता है जो आपको हाईलाइट करे। कुछ जेनरिक चीजें लिखकर जो ऑलरेडी चीजों को इंप्रेस कर चुकी, एचआर को इंप्रेस कर चुकी ऊपर वाली चीजें, तो इंप्रेस रहने देते हैं, नीचे हम कुछ जेनरिक चीजें डालकर उनका कॉन्फिडेंस, उनका वो इंप्रेशन जो बना हुआ है उसे हम बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर भी अगर लास्ट तक नहीं भरता है तो सर्टिफिकेशंस वगैरह भी लिख सकते हो, और भी अगर नहीं भरता है हॉबी वाला भी सेक्शन लास्ट तक लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सा चीजें हटाना है, कौन सा नहीं, सारी चीजें समझ में आ गई। डबल कॉलम नहीं, सिंगल कॉलम के अंदर चीजें लिखनी है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है। तो जितना कम से कम आपका इमेज हो, इमेज ना के बराबर रखो, टेक्स्ट रखो, उतना बढ़िया है। फॉर्मेट्स मैंने कुछ आपके सामने शो कर दिए हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आपको कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, जॉब्स या फिर प्लेसमेंट्स के अंदर, या करियर गाइडेंस में हेल्प चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजों में हेल्प चाहिए, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर वन ऑन वन चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।